नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा के प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में। हाँ, क्योंकि इससे पूर्व के भागों में हमने इस पूरे पाठ को बहुत ही ध्यान से और बहुत मनोयोग से पढ़ा। हमने इस कहानी के पात्रों को जाना, हमने इस कहानी के संघर्ष को जाना और हमने इस कहानी के माध्यम से यह भी जाना कि स्वतंत्रता जो है वो कभी भी सहज नहीं मिलती है। और उसी पाठ पर आधारित हमारे प्रश्न, जिसके माध्यम से हम हमारे इस प्रकार से तैयारी देख सकते हैं कि हाँ भी मैंने मेरे पाठ को कितने अच्छे ढंग से समझ रखा है। क्योंकि हम प्रश्न को तभी कर पाएंगे जब हम हमारे प्रश्न को करने से पूर्व हमारे पाठ को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। तो हमने पाठ को जो पढ़ा, हमने जो कहानी पढ़ी, जो दोनों बेलों के बारे में पढ़ा, उनके माध्यम से हमने जो जो चीजें जानी, जो जो चीजें समझी, उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रश्न बनाए हुए हैं। इन प्रश्नों को हमें समझने की जरूरत है कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार देना है। ठीक है, बढ़ता हूं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? देखो, जब वहां पर जिक्र आया था कि कांजी हाउस में दोनों बैलों को ले जाया गया। अब दोनों बैलों को ले जाने के बाद में क्या हुआ, फिर वहां पर शाम के समय, मतलब जब करीबन शाम समाप्त हो रही थी, रात का समय लगभग आने वाला था, उस समय एक चौकीदार वहां आता है और वो क्या करता है, वो आकर उनकी हाजिरी लेता है। अब हाजिरी क्यों ले रहा है? अब यहां पर देखिए, ये है तो पशु, अब पशुओं की हाजिरी क्यों ले रहे हैं? तो पशुओं की हाजिरी जो है वो लेने का कारण जो है वो निश्चित तौर पर यहां ये बनेगा कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है, कोई मर तो नहीं गया है। इन सब जानकारियों को रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा उत्तर हमारा क्या बनेगा। कांजी हाउस में एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। कांजी हाउस जो है वो क्या थी, एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। कैसे? उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। कि भाई कांजी हाउस में वो पशु पकड़ कर लाए जाते थे जो दूसरों के खेतों में घुसते थे और फसल को नष्ट कर देते थे। तो दोनों हीरा और मोती को, आपको ध्यान हो तो मोती जो है वो मटर के खेत में घुस गया था और वहां से वो निकल नहीं पाया, तो फिर हीरा भी उसके साथ में आया। तो दोनों को पकड़कर कहां लाया गया? कांजी हाउस। क्योंकि उनके लिए, जो पकड़ने वाले थे उनके लिए क्या थे, ये आवारा पशु थे। ठीक है, कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। आगे बात यहां पर मुख्य रूप से कि भागने न दे। इस कारण से क्या होता था, इस कारण से उनकी हाजिरी ली जाती थी कि कहीं कोई जानवर जो है वो भाग तो नहीं गया है, मर तो नहीं गया है। ठीक है, तो उन सब की जानकारी रखने के लिए वहां पर जो है वो कांजी हाउस के मालिक के यह दायित्व होता था कि इस सब की जिम्मेदारी आपको रखनी है। आगे बात समझ में। तो कांजी हाउस में उसका ये मुख्य उत्तरदायित्व होता था कि कोई पशु भाग नहीं गया हो, कोई मर नहीं गया हो, उनके दाने और उसके पीने की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार होनी है, इन समस्त बातों की जानकारी लेने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। आगे बात समझ में। ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब हम बात कर रहे हैं छोटी बच्ची की, छोटी बालिका जो बैलों की पुत्री थी। ठीक है, उसको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो आपने ये पूरे पाठ में आपने जाना ही था कि ये बालिका जो थी, जो गया के घर पर थी, बैलों की बेटी थी और इसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो क्यों उमड़ आया? तो देखिए, इसकी क्या थी, सौतेली मां। ठीक है, इसकी सौतेली मां थी। अब सौतेली मां थी, सौतेली मां, ठीक है, सौतेली मां क्या करती थी, मारपीट। ठीक है, सौतेली मां मारपीट करती थी और मारपीट करने के साथ अगर हम कहें तो क्या आ जाएगा, काम करवाना। मारपीट भी करती थी, काम भी करवाती थी और यही चीज जो है वो बैलों के साथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि बैल जो है वो अपने मालिक से दूर थे। बैल जो है वो अपने वास्तविक मालिक से दूर थे। अब वास्तविक मालिक से दूर थे तो उनके लिए तो ये नया स्थान हो गया, मतलब सौतेला स्थान हो गया। तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता हुआ देखकर आत्मीयता आ गई। देखिए हमारा उत्तर हमारा क्या बनेगा। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। सौतेली मां उसे मारती थी और उससे काम करवाती थी। इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा को देखा तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही व्यवहार बैलों के साथ होता हुआ देखकर उससे क्या हो गया,
प्रेम उमड़ा है, या उसको हम कह सकते हैं आत्मीयता। ठीक है, प्रेम उमड़ा है या फिर आत्मीयता से हम जोड़ दें तो यहां पर यह आ जाएगा कि दो बेलों के साथ वैसा ही व्यवहार होता हुआ देखा, तो उसको ये लगा कि भाई ये तो जो है बेलों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा ही उनके साथ हो रहा है, इसलिए उनके प्रति उसके मन में आत्मीयता का भाव जागा और इसी वजह से उसके मन में प्रेम उमड़ आया। आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति का मतलब होता है, देखो नीति का वैसे तो अर्थ होता है नियम, नीति का वैसे तो अर्थ होता है आपके नियम, ठीक है, लेकिन यहां पर नियम की बात नहीं है, यहां पर अब बात हो रही है आपकी मोरल एजुकेशन की, कि मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें सीखने योग्य मिली है, ठीक है, जो हमारे सीखने योग्य होनी चाहिए, जो हमें प्रेरणा देती है, उन वे कौन सी ऐसी बातें हैं, ठीक है, उन बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी बातें हैं वो। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। एकदम सही बात यहां पर है कि अगर आप एकदम सरल हो, सीधे हो, तो ये आपके लिए जो है वो अभिशाप बन जाएगा, ये आपके लिए अभिशाप बन जाएगा यदि आप बहुत ज्यादा सरल हो और बहुत ज्यादा सीधे हो तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ये संसार जो है, ये संसार में अनेक ऐसे लोग जो हैं वो धूर्त हैं, चालाक हैं और आपके सरल और सीधेपन का फायदा उठाने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। तो सरल और सीधापन होना ये पाप है, ये सबसे पहला नैतिक विषयक मूल्य उभर कर आया है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। बहुत सरल या सीधा इंसान होता है ना, उसको या तो मूर्ख कहते हैं या फिर गधा कहा जाता है। और ये आप देख लेना अपने आसपास में, अपनी खुद के साथ में भी आप देख सकते हैं कि यदि आप हर एक चीज में सामने वाले की बात का प्रतिकार कर ही नहीं रहे हो, चाहे वो गलत हो सही हो, तो फिर आपको जो है वो गधा या मूर्ख समझा जाने लग जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जरूर करना चाहिए। आगे बात समझ में? अगला देखिए, इसमें आजादी बहुत बड़ा मूल्य, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसा मैंने इस पूरे पाठ के माध्यम से आप लोगों को समझाया, क्या समझाया था कि आजादी जो है वो क्या है? सहज नहीं मिलती, सहज नहीं मिलती, आजादी सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, उसको पाने के लिए बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ता है। तो ये संघर्ष तभी हो सकता है जब आप अपने सरल सीधेपन को छोड़े। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। केवल जो है वो आजादी में हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, ये हमने बात समझी। महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये बात भी हमने यहां पर समझी इस पाठ के माध्यम से कि महिलाओं पर किसी प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, और हमने क्या समझा? गिरे हुए या पराजित शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। हमने ये भी एक नीति वाली बात सीखी। क्या सीखी? कि अगर कोई शत्रु जो है वो पराजित हो जाए, आपकी शरण में आ जाए, गिर जाए, उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं हो, तो उस पर वार नहीं करना चाहिए, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। यह बात यहां पर हमारे उन सिद्धांतों की परिचायक है जो ये स्पष्ट करती है कि अगर शत्रु जो है वो अपनी हार मान ले तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए और हर स्थिति में अपने मित्र का साथ अवश्य देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर हमने इस पाठ के माध्यम से सीखी वो ये भी है कि अगर आप एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाते हैं तो अपने मित्र का साथ हर स्थिति में आपको देना चाहिए। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उसको मूढ़ मतलब मूर्ख न कह के कौन से नए अर्थ की ओर उसका प्रयोग किया है? ठीक है, तो देखिए कि ऋषि मुनियों वाले सारे गुण उसमें आ गए थे। ठीक है, तो ऋषि मुनियों के प्रति जो बात बोली गई है ये भी नया अर्थ है और इसके उत्तर को हम समझ लेते हैं। गधे के स्वभाव की दो विशेषताएं प्रसिद्ध है, देखो, एक तो मूर्खता और दूसरा सरलता और सहनशीलता। ये गधे के स्वभाव की विशेषता है, सरल होता है, ठीक है, और सहनशील होता है, कैसा भी उसके साथ में व्यवहार करो वो प्रतिकार नहीं करता, है ना। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है, सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा और क्या कहा है? सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है।
मूर्खता की नहीं, अतः लेखक ने सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है। भाई हमारे इसमें जो है वो प्रकाश किस पे डाला गया है? सरलता और सीधेपन पर, क्योंकि लेखक ने ये बात बोली है कि सद्गुणों का इतना अपमान किसने, उसमें अगर हम बात करें तो लेखक ने यह भी बात कही थी कि ऋषि मुनियों के सारे गुण जो है उसमें पराकाष्ठा पर, सारे गुण पराकाष्ठा तक पहुंच गए, किसमें? गधे में। ये बात भी उन्होंने बोली है। तो कहना क्या चाहते हैं वो कि सद्गुणों का इतना अपमान, जितने ज्यादा उसमें गुण हैं, और उस गुणों में सबसे अहम बात कौन सी थी? उसमें गुणों में सबसे अहम बात थी सीधापन, ठीक है, और इस सीधेपन की ही दुर्दशा यहां पर बताई गई है। तो इसलिए हमारे लेखक जो है वो ये कहना चाहते हैं कि सरलता और सीधेपन पर यहां पर बात हुई है। आगे बात समझ में यहां पर, ठीक है, बढ़ता हूं आगे। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके माध्यम से हमें यह पता चले कि दोनों में गहरी दोस्ती थी? मतलब अगर हम बात करें तो सच्ची मित्रता थी। क्या क्या मित्रता में होना चाहिए वो सारा उल्लेख यहां पर होगा। एक मित्रता में क्या क्या होना चाहिए, सच्ची मित्रता में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी बातें यहां पर उल्लेखित होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली घटना हमारी आती है कौन सी? दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते तो यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोनों जब गाड़ी में, बैलगाड़ी में या खेत पर काम करने के लिए जोते जाते तब वो क्या सोचते? वो ये सोचते कि दोनों में से भार जो है मुझ पर अधिक भार आए, मेरे साथी के कंधे पर भार अधिक नहीं जाए। तो ये बात स्पष्ट करती है। और ये कौन सोच रहे हैं? दोनों सोच रहे हैं। हीरा सोच रहा है कि मोती के कंधे पर वजन ज्यादा ना आ जाए, और मोती सोच रहा है कि हीरा के कंधे पर वजन ज्यादा ना आ जाए। तो इसका मतलब यहां पर यह घटना में ये बताती है कि दोनों में सच्ची मित्रता है। आगे भी देखिए, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट न देखा गया, अपने मित्र का कष्ट ना देखा गया। गया ने जब हीरा के नाक पर डंडे बरसाए तो मोती ने क्या किया? हल, जोत, जुआटा सब था वो लेकर तोड़कर भागा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे अपने मित्र के साथ में ऐसा व्यवहार मंजूर नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं तीसरी घटना। अब यहां पर आप लोगों को ये तो घटना बहुत अच्छे से याद होगी, ठीक है, कि मटर के खेत में जब दोनों पहुंचे तो उन्होंने पहली बात बता रहा हूं, दूसरी बार नहीं, अभी पहली बार। मटर के खेत में जब दोनों पहुंचे तो दोनों ने भर पेट मटर खाया, और मटर की फसल खाने के बाद में दोनों आपस में सींग मिलाने लगे तो मोती ने हीरा को जो है थोड़ा सा धक्का देकर एक छोटी सी खाई में गिरा दिया। तो हीरा वापस क्रोध में उठा, और क्रोध में उठकर और उसने मोती को वापस ललकारा। तो मोती को यह एहसास हुआ कि ये जो हमारा खेल है, हमारी मस्ती जो है वो लड़ाई में बदल जाएगी, इसलिए वो पीछे हट गया। तो ये भी क्या बताता है? ये बताता है कि उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। तो दोस्ती को दुश्मनी में बदलना, रोकना, ये भी अच्छी बात है। ये भी इस घटना से हमें साबित होता है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो देखो चौथी घटना क्या थी। अब उसी जगह पे एक विशालकाय सांड आया, है ना, विशालकाय सांड आया, और उस सांड के साथ में दोनों ने किस प्रकार एकजुट होकर उसका सामना किया। ठीक है, तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तो यह घटना भी क्या दिखाती है? यह घटना भी यह दिखाती है कि दोनों सच्चे मित्र थे। इसके बाद की घटना का जिक्र करूं तो फिर आपको याद होगा कि मटर के खेत में मोती वापस जो है वो खाना खाने के लिए घुस जाता है। हीरा मना करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोती मानता नहीं है। तो इतने में 2-4 लोग जो है वो उसकी तरफ लाठियां लेकर भागते हैं। तब हीरा जो है वो मेंढ पर खड़ा होता है, तो वो बाहर ही होता है, तो वो आराम से निकल जाता है। लेकिन मोती जो है उसके पांव जो है वो कीचड़ में धंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाता है, फंस जाता है। तो फिर हीरा लौट कर आ जाता है कि नहीं, अगर फंसेंगे तो दोनों एक साथ फंसेंगे। वह मोती को छोड़कर नहीं जाता, है ना। मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया, है ना। कितनी अच्छी बात है।
अगर इसके बाद की घटना के बारे में उल्लेख करें तो देखो, सबसे अहम घटना में जहां पर जो बात जोड़ती है स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती उससे, ठीक है। कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, रस्सियों में बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ में बंध गया, है ना। तो मतलब उसको छोड़कर नहीं गया, मोती भी हीरा को छोड़कर नहीं गया। जब कांजी हाउस में उसने दीवार तोड़ी, पहले तो हीरा का अधूरा काम पूरा किया और उसके बाद में उसने क्या किया, जब सारे जानवर चले गए तो उसके बाद में आकर हीरा के पास में बैठ गया, वहां से वो गया नहीं। इसकी वजह से उसको भी बंधन में रहना पड़ा। इन सारी घटनाओं से पता चलता है कि वे दोनों सच्चे दोस्त थे, ठीक है, सच्चे दोस्त थे। आगे बात समझ में, इसलिए मैं कहता हूं सच्चा दोस्त वही होता है जो भरी बरसात में आपके आंसू पहचान ले, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़ता हूं आगे। औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी गई है। औरत जात पर सींग चलाना मना है, इसके माध्यम से प्रेमचंद जी का महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो बताना है। मतलब हमारे लेखक का महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो बताना है। तो यह बात आ जाएगी, लेखक का महिलाओं के प्रति मान व सम्मान देना, ये उनका दृष्टिकोण है। महिलाओं को मान व सम्मान देना, ये उनका दृष्टिकोण है। देखिए कैसे। समाज में उस समय स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। समाज में उस समय स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। तो कहने का अर्थ ये क्या है कि प्रेमचंद जी के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि वे महिलाओं का कितना सम्मान करते थे। उनकी नजरों में यह था कि महिलाओं के साथ में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर समाज में इस प्रकार की पहले अगर परंपरा थी, उस परंपरा का विरोध होना चाहिए और महिलाओं पर किसी भी प्रकार का दंड जो है वो वर्जित होना चाहिए, वो शारीरिक हो चाहे मानसिक दंड हो, ठीक है। उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। तो महिलाओं के प्रति उनका एक नजरिया यह था कि नहीं, महिलाएं भी समाज में बराबर की हकदार है और वे पुरुषों के बराबर ही है और उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है और उन्हें भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। आगे बात समझ में, ठीक है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। देखिए, किसान जो है, अब धीरे धीरे समाज बदल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी अगर हम बात करें तो किसान और उनके साथ में जो पशु होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम बात करें, इनके पालतू पशु की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके पालतू पशु जो होते हैं उनके साथ में इनका क्या क्या संबंध होता है। ये उन्हें अपनी संतान के बराबर रखते हैं। जैसा अपनी संतान को रखते हैं वैसा ही इनको रखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, घर के सदस्य की भांति प्रेम किया जाता है। पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम भी रखे। हीरा और मोती बच्चे की तरह स्नेह करता था, बच्चे की तरह प्रेम करता था। आप विचार कीजिए, जिस समय वह अपने घर पर थे, ठीक है, तो उसके लिए ये लाइन भी आई थी, क्या आई थी कि हीरा और मोती को झूरी तो फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। तो इसका मतलब कितना अधिक प्रेम करता था वो, ठीक है, कितना अधिक प्रेम करता था। और पहले दिन जब वो वापस भाग कर आए तब उसने उनको गले लगा लिया और फिर काफी समय बाद कांजी हाउस से जब वो दड़ियल उन्हें अपने साथ में लेकर जा रहा था, तो उसके बाद में जब वे अपने थान पर पहुंचे, उसके बाद में उसने किस प्रकार से उन्हें अपने गले लगाया, कैसे उसके भाव थे, उन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि वह कितना उनसे प्रेम करता था।
वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती को उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके स्थान पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय जो है वो आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। मानवीय व्यवहार देखिए, वह अपने मजदूर तक को कह देता है कि कोई नहीं, चुरा कर जो है वो इनको खाना दे दे, खली चुकर चौकर भोसा जो है देना है। तो कहने का अर्थ है कि वो समझते हैं कि हाँ, ये हमारे प्रति कितने समर्पित हैं, और उसी समर्पण को देखकर किसान भी अपने जो है वो जानवरों से बहुत बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आगे बात समझ में। देखिए अगला प्रश्न। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन में आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब मोती की विशेषताएं अगर हम बात करें तो देखो, इस कथन के आलोक के संदर्भ में भी ले लो या कैसे भी ले लो। अगर नॉर्मल लो, उग्र स्वभाव, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं क्या, सच्चा दोस्त है वो, उग्र स्वभाव है, सच्चा दोस्त है, और ठीक है, अत्याचार का विरोध करने वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें बलिदानी, फिर अगर हम बात करें स्वाभिमानी, ये सारी बात तो है ही, ठीक है। अब देख लीजिए, मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है, उग्र भी है और दयालु भी है, ठीक है। किसी पर अत्याचार होते हुए देखकर उग्र हो उठता है, ठीक है, अत्याचार सहन नहीं करना। अत्याचारी से भीड़ भी जाता है, कोई भी अगर अत्याचारी है तो उससे भिड़ना भी जानता है, ठीक है, मतलब विरोध करना, प्रतिकार करना, ठीक है। कांजी हाउस में भी उसने कैद पशुओं पर दया करके बाड़े की दीवार तोड़ डाली और उन्हें आजाद करवाया। इस पर हीरा ने उसे चेताया कि अब उस पर मुसीबतें आएगी, उसे भी रस्सियों से बांध दिया जाएगा। कांजी हाउस में उसने पशुओं को आजाद करवाया था, ठीक है। तब हीरा ने कहा कि अब तुम पर बहुत ज्यादा मुसीबतें आने वाली है। तब उसने क्या कहा, मोती ने कहा ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है, कम से कम मेरे बनने से यह तो हुआ कि 9-10 जानवरों की जान बच गई। अब वे सारे मुझे आशीर्वाद देंगे, अब वो सारे मुझे जो है वो आशीर्वाद देंगे, ठीक है। इस कथन में मोती की दयालुता, उग्रता तथा बलिदान की भावना का ज्ञान होता है, बलिदान की भावना का ज्ञान यहां पर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। बलिदान की भावना का ज्ञान यहां पर होता है, आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किसके बारे में बात हुई है, आज से स्पष्ट करना, ये बात हुई हमारे दोनों हीरा और मोती, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात को, भाव को बिना बोले ही समझ जाते थे, तो ये बात मनुष्य पर लागू नहीं होती, ठीक है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, ठीक है। प्राय एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। मनुष्य स्वयं को सब में प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। मनुष्य जो है वो मन के भाव नहीं समझ सकता कि आखिर सामने वाले के मन में क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन हीरा और मोती एक दूसरे के मन के भावों को अच्छे से समझ लेते थे, ठीक है। फिर देखिए, एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब ये एक रोटी कौन सी होती थी, प्रेम की, प्रेम के माध्यम से खिलाया गया एक निवाला भी जो है वो आपका पूरा पेट भर देता है, ठीक है। प्रेम से एक अगर आपने निवाला खिलाया तो पूरा पेट भर जाता है, उसकी जगह आपको पूरे खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो चाहे अगर खाना अगर तिरस्कार से मिल रहा है, अपमान से मिल रहा है, तो उस खाने से आपका कभी पेट नहीं भरेगा। तो यहां पर भी यही हुआ, ठीक है। हीरा और मोती के घर में बंधे हुए थे तो गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे। एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हुआ, क्योंकि बालिका के प्रेम का अनुभव उन्होंने कर लिया था और वे प्रसन्न हो उठे थे, मतलब प्रेम के माध्यम से। इसलिए देखिए क्या था, इसलिए तो यही था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो जब विदुर के घर जाते हैं, तब क्या होता है कि विदुरानी जो होती है वो छिलके खिला देती है, राम को शबरी जूठे बेर खिला देती है। तो ये क्या है, ये यही तो समझाने की कोशिश हो रही है, कि प्रेम का एक निवाला जो है वो अपने आप ही आपका हृदय भी परिपूर्ण कर देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इन प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों को अच्छे से देना आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न
आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से और मनोयोग से समझ लिए होंगे और अपने भाव पल्लवन की क्षमता में आप लोगों ने इसको जोड़ लिया होगा कि किस प्रकार हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई और इसी के साथ में हमारा ये पूरा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।